नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज में आज हम लोग सैन्य अभ्यास, विभिन्न अभियान और जो राज्यों में विभिन्न प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक महोत्सव होते हैं उनको जो है देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये करंट अफेयर्स के लिहाज से, इसलिए इसको पूरा देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग जो है जो पीडीएफ की डिमांड करते हैं, तो दिसंबर की भी पीडीएफ करंट अफेयर्स की जारी कर दी गई है। इसको प्राप्त करने के लिए आप करंट अफेयर्स ई बुक लिखकर 9506742546 पर जो है भेज दीजिए, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट इस वीडियो का देखिए, जिसमें इस तरह से आपको सभी मंथ्स के जो है लिंक मिल जाएंगे, जिस पे लिंक पर क्लिक करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके पास उत्तर प्रदेश का वार्षिकांक अवश्य होना चाहिए, जो एक्सक्लूसिवली हमारे संस्थान के द्वारा ही जारी किया जाता है। उत्तर प्रदेश का पूरा एक वर्ष का करंट अफेयर्स 2020 का जो है इसमें कंपाइल किया गया है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे भी प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक भी जो है प्रोवाइड किया गया है, और अगर आप लिंक ढूंढने में असमर्थ हैं तो आप यूपी करंट अफेयर्स ई बुक लिखकर इस नंबर पर भेज दीजिए, आपको जो है लिंक आपके व्हाट्सएप पर ही भेज दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेगमेंट। तो पहला हमारा है उत्सव, ये एक है नुआखई जुहार उत्सव। तो सबसे पहले ये आता है कि ये कहाँ मनाया जाता है, क्योंकि आपसे आर्ट एंड कल्चर सेक्शन में भी पूछा जा सकता है। तो नई फसल का स्वागत करने के लिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के क्षेत्रों में मनाए जाने वाले सबसे प्राचीन त्योहारों में से एक नुआखाई जुहार उत्सव है। यह प्राचीन पर्व गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन मनाया जाता है। नुआखाई जुहार एक कृषि का त्यौहार है, जिसे नुआखाई परब या नुआकी भेंट घाट भी कहते हैं। तो ये इसके जो है अन्य वैकल्पिक नाम हैं, इन नामों से भी कभी पूछा जा सकता है प्रश्न। नुआखाई दो शब्दों का एक संयोजन है, जो कि नए चावल को खाने का प्रतीक है, क्योंकि नुआ का अर्थ है नया और खई का अर्थ है खाना। इस दिन लोग अन्न की पूजा करते हैं और विशेष भोजन तैयार करते हैं। उड़ीसा के संबलपुर जिले की प्रसिद्ध देवी समेश्वरी को किसान अपनी ज़मीन से पहली उपज जो है भेंट करते हैं, उनको अर्पित करते हैं। अगला अपडेट देखते हैं, नमथ बसई कार्यक्रम ये कहाँ पर मनाया गया, चलाया गया? केरल में। केरल में जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमथ बसई कार्यक्रम चलाया गया है। तो इसका उद्देश्य भी आपको पता होना चाहिए कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। नमथ बसई कार्यक्रम को समग्र शिक्षा केरल के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एसएसके ने यानी समग्र शिक्षा केंद्र केरला ने विशेष रूप से 50 लैपटॉप वितरित किए हैं। प्री रिकॉर्डेड कक्षाएं और एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये कक्षाएं संचालित हो रही हैं। अगला देखते हैं, पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया? सबसे महत्वपूर्ण ये है, तो केरल में पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल मनाया गया। इसे इंडिया केरला ऑफिस ने सोसाइटी फॉर ओडोनेट स्टडीज़ और थुम्बीपुरम के सहयोग से मनाया। इस फेस्टिवल को थुम्बी महोत्सव 2020 के नाम से भी जाना जाता है। इस उत्सव का उद्देश्य इन जीवों के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है। यह राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड यानी नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी और आईयूसीएन के सहयोग से डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और इंडियन ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय ड्रैगन फ्लाई उत्सव का हिस्सा है। इस फेस्टिवल का शुभंकर पंटालू था। आगे चलते हैं, पुलिकली नृत्य या पुलिकली उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? केरल के ओणम के अवसर पर पुलिकली नृत्य उत्सव का आयोजन किया गया। कोरोना वायरस के कारण इस बार इसे ऑनलाइन आयोजित किया गया। पुलिकली, इसको बाघ नृत्य भी कहते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये केरला का है। सबसे ज़रूरी तो यही है जो आपको याद रखना है कि पुलिकली जो है ये बाघ नृत्य है, ये केरल की लोक कला को प्रदर्शित करता है। ओणम त्यौहार के चौथे दिन कलाकार अपने शरीर को बाघ की तरह पीली, लाल और काली धारियों से रंग लेते हैं। कलाकार पारंपरिक ढोल सदृश वाद्य यंत्रों जैसे तकिल, उड्डुक और चेंडा की थाप पर नृत्य करते हैं। मलयाली भाषा में पुली का अर्थ बाघ और कली का अर्थ नृत्य होता है, इसीलिए इसको बाघों का नृत्य भी कहा जाता है।
केरल के त्रिशूर जिले में स्वराज ग्राउंड में इसका आयोजन किया जाता है। इस लोक कला का मुख्य विषय है बाघ का शिकार, जिसमें कलाकार बाघ और शिकार दोनों का स्वांग करते हैं। इस उत्सव को जीवंत रखने के लिए 2004 में त्रिशूर में संयोजक समिति का गठन किया गया, जिसका कार्य पुलिकली से जुड़े लोगों को एकत्रित करके प्रत्येक वर्ष सफल उत्सव का आयोजन करना है। इस लोक कला को कोचीन के तत्कालीन महाराजा राम वर्मा असक्तथम्पुरम द्वारा शुरू किया गया था। अगला 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो भारत में गोवा में 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 28 नवंबर तक किया गया। कोरोना महामारी के कारण ये एक हाइब्रिड फिल्म महोत्सव है, जिसमें फिल्मों के साथ साथ थिएटर स्क्रीनिंग को भी डिजिटल स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया। नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, G20 विदेश मंत्रियों की एक वर्चुअल बैठक का आयोजन। सऊदी अरब के द्वारा G20 विदेश मंत्रियों की एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। चूँकि ये वर्चुअल है तो इसमें प्लेस की कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, इसका आयोजन करता देश जो है आपसे पूछा जा सकता है कौन है, सऊदी अरब। इस बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन रहमान अल सऊद ने की। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। इस वर्चुअल बैठक को कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में बुलाया गया था। अगला ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठक है। रूस की अध्यक्षता में, आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि इसमें अध्यक्षता किसने की, रूस ने। रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक संपन्न हुई। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल ने 3 सितंबर 2020 को वर्चुअल रूप से 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संस्कृति मंत्रालयों के शिष्टमंडलों ने बैठक में प्रतिभाग किया। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों में सांस्कृतिक क्षेत्र पर महामारी की स्थिति के प्रभाव पर चर्चा की गई और ब्रिक्स के भीतर संयुक्त सांस्कृतिक ऑनलाइन परियोजनाओं के संभावित कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। अगला देखते हैं 35वां खाद्य एवं कृषि संगठन क्षेत्रीय सम्मेलन। ये FAO का क्षेत्रीय सम्मेलन था। तो भूटान ने एशिया और प्रशांत के 35वें खाद्य एवं कृषि संगठन के क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। ये भी वर्चुअली आयोजित हुआ, लेकिन इसकी जो है मेजबानी किसने की, भूटान ने की है, आपको ध्यान रखना है। इसमें भारत की ओर से केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने नेतृत्व किया। सम्मेलन में क्षेत्रीय प्राथमिकताओं, कोविड-19, कृषि पारिस्थितिकी, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा और पोषण जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। बांग्लादेश 2022 में एशिया और प्रशांत के लिए 36वें क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो नेक्स्ट जो 36वां सम्मेलन होगा इसकी मेजबानी कौन करेगा, बांग्लादेश, और कब, 2022 में। खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO का मुख्यालय कहाँ पर है, रोम, इटली में, और इस संगठन के प्रमुख हैं कू डोंग्यू और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई। अगला अपडेट देखते हैं, वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा वर्चुअली आयोजित वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन के 4थे संस्करण का उद्घाटन किया गया। इसका विषय क्या था इस बार, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पैंडेमिक। और इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य आयुर्वेद प्रतीक्षा मॉडल को वैश्विक स्तर पर हेल्थ एज वन और इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेदा के नाम से समाधान के रूप में प्रदर्शित करना है। इस वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ केरला द्वारा आयुष मंत्रालय की साझेदारी में आयुर्वेद मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा निर्माता संगठन और आयुर्वेदिक अस्पताल प्रबंधन संघ के सहयोग से किया गया। अगला है महालया पर्व, कहाँ पर मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल। सबसे जो जरूरी फैक्ट है वो अब यही है कि महालया पर्व कहाँ मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में। बंगाल में महालया के अवसर पर लाखों लोगों ने तर्पण किया। महालया अमावस्या पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह की अमावस्या को महालया अमावस्या कहते हैं। इसे सर्व पितृ अमावस्या, पितृ विसर्जनीय अमावस्या और मोक्षदानी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर भारत में इस तरह के नाम प्रचलित हैं और इसी का नाम जो है महालया हो जाता है पश्चिम बंगाल में।
आगे देखते हैं वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन, जिसका नाम दिया गया वैभव। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर को वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह प्रवासी भारतीय एवं विदेश के शिक्षाविदों का एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है। महीने भर तक चलने वाले इस वैश्विक शिखर सम्मेलन में ऑनलाइन तरीके से शोधकर्ताओं के बीच विचार विमर्श आयोजित हुए। वैभव शिखर सम्मेलन का आयोजन उभरती चुनौतियों को हल करने हेतु भारतीय शोधकर्ताओं की विशेषज्ञता एवं ज्ञान का लाभ उठाने के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार करना है। यह शिखर सम्मेलन विभिन्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा शैक्षणिक संगठनों का एक संयुक्त आयोजन है, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं संगठन विभाग यानी DRDO शामिल है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020। ये क्या है? एक फेस्टिवल है, महोत्सव है, और इसका आयोजन 27 से 30 के मध्य में किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस महोत्सव का उद्घाटन किया। 4 दिवसीय इस महोत्सव की थीम थी द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशंस। इस कार्यक्रम में राज्यों और क्षेत्र के पर्यटन स्थलों की ऑडियो विजुअल प्रस्तुति, राज्य के प्रसिद्ध और उपलब्धियां हासिल करने वाले व्यक्तियों के संदेश, प्रमुख स्थानीय उद्यमियों से परिचय कराया गया उनका। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नवंबर माह में ब्रिक्स के 12वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुआ। ब्रिक्स उभरती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है और इसके घटक हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं डेयरिंग सिटीज़ 2020 सम्मेलन। डेयरिंग सिटीज़ सम्मेलन में बोलने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दुनिया के 5 नेताओं में से एक होंगे। इस सम्मेलन को जर्मन सरकार के सहयोग से ICLEI और जर्मनी के सिटी ऑफ बॉन के द्वारा आयोजित किया गया। यह विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के संदर्भ में डेयरिंग सिटीज, जलवायु आपातकाल से निपटने वाले शहरी नेताओं के लिए जलवायु परिवर्तन का एक वैश्विक मंच है। अरविंद केजरीवाल को बोगोटा कोलंबिया, साओ पोलो ब्राज़ील, लॉस एंजल्स USA, एंटेबे युगांडा के शहरी नेताओं और निर्णय निर्माताओं के साथ जलवायु आपातकाल और पर्यावरणीय स्थिरता से निपटने के लिए बहुस्तरीय कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। क्वाड समूह की बैठक। क्वाड समूह विदेश मंत्री S जयशंकर क्वाड समूह की बैठक में शामिल हुए। ये बैठक जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हुई। इस समूह में जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं। तो इसको याद रखिएगा कि इसके घटक देश कौन कौन से हैं। वर्ष 2007 में मालाबार अभ्यास पहली बार हिंद महासागर के बाहर जापान के ओकिनावा द्वीप पर आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर ने भाग लिया। इस अभ्यास के बाद भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसे चतुर्भुज पहल या क्वाड्रिलैटरल इनिशिएटिव के नाम से जाना गया। अगला अपडेट देखते हैं विश्व आर्थिक मंच का 2021 में होने वाला वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर होगा। ये प्लेस बहुत महत्वपूर्ण है। तो विश्व आर्थिक मंच का वर्ष 2021 में होने वाला वार्षिक सम्मेलन दावोस से स्थानांतरित होकर ल्यूसेंस यानी ल्यूसेंस के कहाँ पर है ये बुरेग्नोस्ट में आयोजित किया गया। ये 2021 का वार्षिक सम्मेलन स्थगित होकर अगले वर्ष के 18 से 21 मई तक आयोजित होगा। अगले वर्ष के वार्षिक सम्मेलन का विषय द ग्रेट रीसेट होगा। वार्षिक सम्मेलन केवल इसमें भाग लेने वाले और आयोजकों के स्वास्थ्य व सुरक्षा की सुनिश्चित करने की पूर्व शर्त पर आयोजित किया जा सकेगा। संघाई सहयोग संगठन के न्याय मंत्रियों के आभासी यानी वर्चुअल शिखर सम्मेलन। तो भारत के द्वारा संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के न्याय मंत्रियों के आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई। यही पूछा जाएगा आपसे कि किसने मेजबानी की, तो भारत ने मेजबानी की। न्याय मंत्रियों की 7वीं बैठक की मेजबानी 16 अक्टूबर 2020 को विधि, न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा की गई। 3 दिवस के इस विचार विमर्श में भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज गणराज्य, पाकिस्तान, रूसी संघ, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के विधि एवं न्याय मंत्रालय और विधि के वरिष्ठ अधिकारियों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। SCO
यूरेशिया का राजनीतिक, आर्थिक एवं सैनिक संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में संघाई में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के नेताओं ने मिलकर की थी। इसका मुख्यालय बीजिंग, चाइना में है। आगे बढ़ते हैं। काती बिहू त्यौहार, बिहू के बारे में आप जानते हैं। असम में काती बिहू उत्सव या त्यौहार मनाया गया है। या असम के उन 3 बिहू त्यौहारों, बिहू त्यौहार क्या होते हैं? मेनली कृषि के त्यौहार होते हैं। उनमें से एक है जिसे राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है। काती बिहू को कंगाली बिहू अर्थात गरीबों का त्यौहार, शब्द कोंगाल का अर्थ है गरीब, के नाम से भी जाना जाता है। अगला, तीसरी 2+2 वार्ता। अभी इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एक एग्जाम में। भारत और अमेरिका के बीच दिल्ली में संपन्न हुई तीसरी 2+2 वार्ता में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इन समझौतों में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट MOU फॉर टेक्निकल कोऑपरेशन ऑन द अर्थ साइंस अरेंजमेंट एक्सटेंडिंग द अरेंजमेंट ऑन न्यूक्लियर कोऑपरेशन, एग्रीमेंट ऑन पोस्टल सर्विसेज, एग्रीमेंट ऑन कॉरपोरेशन इन आयुर्वेदा एंड कैंसर रिसर्च शामिल है। अगला देखते हैं, बन्नी उत्सव। बन्नी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश। बन्नी उत्सव आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के देवरगट्टू में एक दूसरे पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। प्रतिवर्ष दशहरे के बाद देवरगट्टू में बन्नी उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव में देवरगट्टू के आसपास 34 गांवों के लोग भाग लेते हैं और माला मल्लेश्वरी मूर्ति को प्राप्त करने के लिए मसाल और लाठियों से एक दूसरे पर वार करते हैं। मान्यता के अनुसार जो भी मूर्ति को अपने यहाँ लाने में कामयाब होता है उस गांव में सुख समृद्धि आती है। और इस उत्सव में के दौरान 27 लोग घायल भी हो गए। आगे बढ़ते हैं। अंतर संसदीय संघ की शासीय परिषद का 206वां अधिवेशन। तो ये अधिवेशन कब आयोजित किया गया? 1 नवंबर से 4 नवंबर के मध्य। कोविड-19 महामारी के प्रकोप की वजह से सामान्य सत्र के स्थगन के बाद वर्चुअल तरीके से ही इसका आयोजन हुआ। अंतर संसदीय संघ के नए अध्यक्ष का चुनाव भी किया गया और IPU की अध्यक्ष मैक्सिको की सांसद ग्रेविएला क्विक्वास बैरोन का कार्यकाल इसी महीने की 19 तारीख को पूर्ण हो चुका है। नए अध्यक्ष का कार्यकाल 2020 से 2023 तक होगा और इसके लिए चुनाव गुप्त मतदान के तरीके से हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय शिष्टमंडल उपरोक्त वर्चुअल सत्र में भाग ले रहा है। अब इस अंतर संसदीय संघ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अंतर संसदीय संघ या IPU एक वैश्विक अंतर संसदीय संस्था है जिसकी स्थापना 1889 में फ्रेडरिक पैसी, फ्रांस और विलियम रैंडल क्रेमर, यूनाइटेड किंगडम द्वारा मिलकर की गई थी। यह राजनीतिक बहुपक्षीय वार्ता का सबसे पुरानी स्थायी मंच है। अक्टूबर 2016 में IPU ने 2017 और 21 के लिए एक समग्र शीर्षक जिसका नाम है बेहतर संसदों मजबूत लोकतंत्र के तहत अपनी रणनीति को अपनाया था। IPU का मुख्यालय पूछा जा सकता है जो कि जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला अपडेट देखते हैं। एरो इंडिया 2021 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन बेंगलुरु, कर्नाटका स्थित येलहंका के वायु स्टेशन पर 3 से 7 फरवरी तक किया जाएगा। अभी ये हुआ नहीं है। और 5 दिवसीय कार्यक्रम में एरोस्पेस एवं रक्षा उद्योगों का एक प्रमुख व्यापार प्रदर्शनी का आयोजन इसमें होगा। आगे बढ़ते हैं। सार्क फाइनेंस गवर्नर समूह की 40वीं बैठक का आयोजन। तो सार्क फाइनेंस गवर्नर समूह की 40वीं बैठक भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुई। ये आपको याद रखना है, यही आपसे पूछा जा सकता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में सार्क फाइनेंशियल गवर्नेंस समूह की 40वीं वर्चुअल बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में सार्क केंद्रीय बैंकों के गवर्नर शामिल हुए। बैठक के दौरान श्री शक्तिकांत दास ने एक सीमित यूजर समूह सुरक्षित संचार नेटवर्क का भी उद्घाटन किया गया। उसका नाम क्या है? सार्क फाइनेंस। भारतीय रिजर्व बैंक सार्क फाइनेंस का वर्तमान अध्यक्ष भी है। नेक्स्ट, अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन का 13वां संस्करण आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री हरदीप सिंह पुरी ने किया। यह सम्मेलन गहरी गतिशीलता के उभरते रुझान, ये इसका जो है क्या थीम है, इस विषय पर आधारित वीडियो सम्मेलन के माध्यम से आयोजित किया गया। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन।
चीन के हुबोई प्रांत की राजधानी वुहान में 11 नवंबर को दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन किया गया। इस साल के एक्सपो में वैश्विक स्वास्थ्य उद्योग में सबसे अत्याधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिससे वुहान को वैश्विक स्वास्थ्य उद्योग का शहर बनाने में मदद मिलेगी। अगला अपडेट, संघाई सहयोग संगठन के राज्य प्रमुखों के 20वें वार्षिक सम्मेलन का वर्चुअल आयोजन। तो रूस की अध्यक्षता में संघाई सहयोग संगठन के राज्य प्रमुखों के 20वें वार्षिक वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका आयोजन वर्चुअल माध्यम से ही किया गया। एससीओ यूरेशिया का राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक संगठन है, जिसकी स्थापना 2001 में संघाई में हुई थी और चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये सभी इसके जो है फाउंडिंग मेंबर्स हैं। इसका मुख्यालय बीजिंग और चाइना में है। भारत सरकार द्वारा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 का आयोजन। भारत सरकार द्वारा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 के चौथे संस्करण का आयोजन की घोषणा की गई और ये आयोजन 8 से 10 दिसंबर के दौरान किया गया। और इस साल की जो थीम रखी गई है वो है समावेशी नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित, टिकाऊ, इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट आई, सिक्योर आई, सस्टेनेबल। अगला देखते हैं, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के 15वें संस्करण का प्रतिनिधित्व किया। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुक ने की। इस वर्चुअल समिट में सभी 18 EAS देशों ने हिस्सा लिया। अगला देखते हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों यानी आसियान का शिखर सम्मेलन। 37वें दक्षिण पूर्व एशियाई यानी आसियान शिखर सम्मेलन में चीन के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते में 15 एशिया प्रशांत देश शामिल हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है कितने समझौते हुए। इस समझौते को क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी यानी रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का नाम दिया गया है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक है, जिसमें 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ साथ दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी शामिल है। RCEP के सदस्य दुनिया की लगभग 1/3 आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30% हिस्सा शेयर करते हैं। ब्रिक्स का सम्मेलन, हाल ही में 12वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका आयोजन आभासी रूप से 17 नवंबर को रूस की मेजबानी में किया गया। अब इसकी थीम जान लीजिए, थीम इसकी पूछी जा सकती है, वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और नवाचारी वृद्धि, ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। आगे चलते हैं, टेक समिट 2020 का आयोजन। बेंगलुरु में आयोजित टेक समिट 2020 का थीम जो है क्या था, नेक्स्ट इज नाउ यानी नेक्स्ट इज नाउ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन 19 से 21 दिसंबर तक किया गया। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन, इसका 21 से 22 नवंबर तक वर्चुअली आयोजित हुआ। सऊदी अरब की अध्यक्षता में इसका आयोजन हुआ और इसका जो थीम है वो आपसे बहुत महत्वपूर्ण है, 21वीं सदी के अवसरों को हासिल करना यानी रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। और अगला अपडेट देखते हैं, प्रधानमंत्री ने तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक और प्रदर्शनी री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 136 गीगावाट है, जो कि देश की कुल क्षमता के 36% के बराबर है। 2 दिन तक चलने वाले इस वर्चुअल प्रदर्शनी में विश्व की कई बड़ी कंपनियां नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपनी आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया उन्होंने, और विश्व के 70 देशों के ऊर्जा मंत्री, 200 अन्य विशेषज्ञों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे भारत ऊर्जा मंच का उद्घाटन किया। सेरावीक संस्था द्वारा आयोजित चौथे भारत ऊर्जा फोरम का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। वह 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 175 गीगावाट और 2030 तक 450 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर बताया कि देश की शोधन क्षमता 2025 तक 250 से 400 मिलियन मैट्रिक टन प्रतिवर्ष हो जाएगी और सरकार की प्राथमिकता देश में घरेलू गैस को उत्पादन बढ़ाने की है। तो मित्रों, आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार, धन्यवाद।